न हिंदुस्तान में था न पाकिस्तान में था, न हिंदुस्तान में था न पाकिस्तान में था, वो खरा बस एक मैदान में था। पूछता रहा दुनिया से मेरा गांव कहाँ गया, पूछता रहा दुनिया से मेरा गांव कहाँ गया, उसे हर जवाब में सन्नाटा ही मिला। पूछता रहा दुनिया से मेरा गांव कहाँ गया, उसे हर जवाब में सन्नाटा ही मिला। आखिर सच यही था जो सबको समझ न आया, आखिर सच यही था जो सबको समझ न आया, वो पागल ही था जिसने बंटवारे को ठुकराया। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार कहानी को लेकर के, और वो कहानी है यानी तोबा टेक सिंह। ये जो हमने अभी लाइन जो पढ़ा वह ये पूरे कहानी के सारांश है। यानी ये जो लाइन हमने जो पढ़ा कि जो पागल है वह बंटवारे को ठुकरा देता है, ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से शहादत हुसैन मंटू के द्वारा यह लिखा गया है। इस कहानी को आज हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कहानी यानी आज पूरे क्लास में इस कहानी को खत्म कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपने एक 12th क्लास के एक नए सेशन को, और ये सेशन होगा तोबा टेक सिंह। यानी आज इसकी हम मुकम्मल वजाहत करेंगे और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या है। दोस्तों, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। यानी अगर हम बात करें कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हुई, जो कि शहादत हुसैन मंटू ने एक बहुत ही शानदार कहानी में पेश किया हुआ है। और समस्या वह खड़ी होती है कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो गया, यानी 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग देश बना दिया गया। लेकिन एक समस्या यह खड़ा हो गई कि आखिर भारत और पाकिस्तान के अंदर जो पागल लोग हैं उन लोगों को कैसे बंटवारा किया जाए। और यह कहानी जो है यह लाहौर के पागल खाने में कहानी लिखी गई है। और यह कहानी इस तर्ज पे लिखा गया है कि आखिर वो जो व्यक्ति है जो तोबा टेक सिंह है वह आखिर कैसे बंटवारे को ठुकरा देता है, क्योंकि वो जानता था कि भले हम लोग आज अपने देश से अलग हुए हैं, लेकिन एक वक्त था जो हम दोनों साथ रहा करते थे। तो दोस्तों, इसी कहानी को हम पेश करने जा रहे हैं। फिर से आप इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिर यह कहानी शहादत हुसैन मंटू ने कैसे लिखा है। तो शहादत हुसैन मंटू के बारे में थोड़ा सा पहले हम तज़किरा करेंगे और हम इस कहानी को जानेंगे कि आखिर यह कहानी किस पे लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। यह कहानी की अगर हम बात करें तो शहादत हुसैन मंटू जो है यानी हिंदुस्तान के पागल और पाकिस्तान के पागल, तो ये कहानी उन्होंने लिखा हुआ है। और ये कहानी काफी दिलचस्प और काफी इमोशनल से भरी हुई ये कहानी। पिछले कहानी में हमने पढ़ा था प्रॉमिस, जो आप लोगों ने काफी अच्छा से हमें फीडबैक दिया कि हाँ सर क्लास बहुत अच्छी जा रही है। अब हम शुरू करेंगे यानी तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह जो कहानी है वह कहानी के लेखक है शहादत हुसैन मंटू। कौन है? शहादत हुसैन मंटू। ठीक है जी। तो हम शहादत हुसैन मंटू के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि आखिर शहादत हुसैन मंटू की पैदाइश कब हुई। तो यहाँ पे जो लाइन है देखें कि शहादत हुसैन मंटू 11 मई 1912 को मौजूदा लुधियाना पंजाब के शंबराला गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, यानी पहला जो लाइन है कि शहादत हुसैन मंटू जो है वह पंजाब के लुधियाना सिम्बरेला गांव में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? तो वह डेट है 11 मई 1912। मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा हुसैन, ख्वाजा गुलाम हुसैन था। यानी मंटू के वालिद का नाम अगर आपसे पूछे कि मंटू के वालिद का नाम क्या है तो आप बताएंगे कि ख्वाजा गुलाम हुसैन। और वालिदा का नाम सरदार बेगम था। यानी उनकी अम्मी का जो नाम था वह क्या था? सरदार बेगम था। ठीक है, अगला जो लाइन है कह रहा है कि अमृतसर में उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन इंट्रेंस से आगे नहीं पढ़ सके, इंटर्स से आगे नहीं पढ़ सके। एक
मुख्तसर मुद्दत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें अलीगढ़ छोड़ना पड़ा। यानी उन्होंने मुख्तसर यानी कम समय के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन उनका सेहत साथ नहीं देने की वजह से उन्हें वहां से भी रुखसत होना पड़ा। अगला लाइन है, कह रहे 1933 में उनकी अदबी जिंदगी का आगाज हुआ। यानी 1933 में यानी उनकी अदबी जिंदगी का आगाज होता है। इस दौरान वह अखबारों में कलाम नवेशी और इदारत के फराइज को अंजाम देने लगे। यानी कह रहा है ना कि उन्होंने यानी 1933 के बाद वह अखबारों में अपने जीवन को पूरी तरह से यानी ताउन कर देते हैं। कह रहा है कि इस दौरान वह अखबारों में कलाम नवेशी और इदारत के फराइज को अंजाम देने लगे। मगरबी अदब के तराजिम भी उन्होंने शुरू कर दिए थे। यानी पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी अदब जो था उस अदब में उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए थे। उनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाला रिसाले खल्क के अगस्त 1934 में शाये हुआ। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि उनका पहला अफसाना क्या है। तो आप बोलेंगे कि अमृतसर से वो निकला था रिसाला खल्क के अगस्त 90 खल्क के यानी अगस्त 1934 में किस समारे में तमाशा उन्वान से शाये हुआ। ठीक है, उन्होंने शहाफत को शुरू के जमाने में अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाया। यानी शुरू में उन्होंने इसी चीज को अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि बाद में फिल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक कायम हुआ और बहुत सारी फिल्मों की कहानी, मुकाले या मंजरनामे उन्होंने कलम बंद किए। अपनी निगारिया चल चल रे यानी अपनी नगरिया चल चल रे उन्होंने पहला अफसाना लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद से नौजवान, बेगम, शिकारी, परवीन, ठीक है, गालिब, घमंड और 8 दिन जैसी फिल्में मंटू के कलम से निकले। उन्होंने फिल्म भी लिखे हुए हैं। उन्होंने फिल्म लिखे हुए हैं अपनी नगर चल चल रे, नौजवान, बेगम, शिकारी, परोशन, गालिब, घमंड और 8 दिन जैसी फिल्में मंटू के कलम से निकले हैं। इनमें कई अपने जमाने की निहायत मशहूर फिल्में हैं। मंटू इस्लाहतन अफसाना निगारी थे। यानी मंटू जो थे वह अफसाना लिखते थे। ठीक है, उन्होंने मूवी में भी काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, किए हैं, लेकिन कह रहा है ना कि इस्लाहतन अफसाना निगारी थे। और उनकी शनाख्त भी इसी हवाले से कायम हुई। उनका पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे यानी पहला जो अफसानी मजमुआ जो है वह क्या है, आतिश पारे है, जो 1936 में शाये हुआ। यानी 1936 में प्रकाशित हुआ। धुआं चगद खाली बोतल खाली डब्बे नंबर 2 की खुदाई, नंबरों की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सिकंदर, सरकंडा के पीछे वगैरह उनके मशहूर अफसाने मजमुए हैं। उन्होंने मुख्तसरीन अफसाने का एक मजमुआ शाहे हाशिये के शाये किया, जिसमें तकसीम मुल्क के अलानिया और सियाही एतबार पर जुआलियत का निशाना बनाया गया है। मंटू ने एक नावल लिखा। क्या लिखा? एक नावल। ठीक है, जिसका नाम बगैर उन्वान के है और बगैर उन्वान के खाके और ड्रामे भी बड़ी तादाद में लिखे हुए हैं। यानी कह रहे हैं ना कि सादत हुसैन मंटू जो है उन्होंने नावल भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो नावल बेनाम के। क्या है? उन्होंने खाके भी लिखे हुए हैं। ठीक है, खाका क्या होता है हम बात कर लेंगे, फर्स्ट लेसन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी बगैर उन्वान के है, खाके और ड्रामे भी बड़ी तादाद में है। 1936 में बेगम शफी यानी 1936 में बेगम शफी 1939 में बेगम सूफिया से उनकी शादी हुई। यानी 1939 ईस्वी में बेगम सूफिया से शहादत हुसैन मंटू की शादी हुई। जनवरी 1948 यानी जनवरी 1948 में मंटू पाकिस्तान चले जाते हैं, जहां 18 जनवरी 1955 को लाहौर में उनका इंतकाल हो जाता है। मुख्तसर हयात के बावजूद मंटू ने बहुत ज्यादा लिखा और
मकबूलियत की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी किताबों की मुल्क में हर जमाने के लिए नकली अशातें होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, बहुत मुख्तसर जिंदगी मिला और उस जिंदगी में इतनी सारी उन्होंने कहानियां लिखा, इतनी सारी कहानियां लिखा कि वो हर कहानी उनका मकबूल व मारूफ हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत में उनके बाज अफसानों की मुकदमात का निशाना बनाया गया, उन पर फहश की कोई इल्जाम लगा। खास तौर से उनके अफसाने, वो अफसाने का नाम क्या है, वो ठंडा गोश्त, ठीक है, काली सलवार, धुआं, खोल दो और ऊपर नीचे और दरमियान अफसाने पर मुकदमात भी चले। यानी उनके कुछ ऐसे अफसाने हैं जिनके उनके ऊपर मुकदमात चलाए गए थे। ठीक है, आगे देख ले, कह रहे ना कि मंटू गैर रिवायती फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे। यानी ये क्या थे, यानी ये अफसाना निगार थे। अब ये अफसाना लिख रहे थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, अफसाना निगार कहा गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? चलिए, कह रहे उन्होंने सियासत हो या घरेलू जिंदगी, हर जगह बाज ऐसे खरे सवालात कायम किए जिनकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। मंटू के यहाँ तंजे अंदाज भी उनके अफसानवी की काट में इजाफा कर देता है। वह छोटे छोटे और शादह जुमलों में अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं। यानी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। कौन? शादत हुसैन मंटू। ये बात वही कह रहा है। बनावट और तस्नीह के उन्होंने अपने अफसानों को दूर रखा और कहानियों के फतरी अंजाम को औलियत दी। ये बात मशहूर हो गई कि मंटू के यहाँ मर्द और औरत के रिश्तों से ज्यादा कहानियां है। यानी मंटू ने सबसे ज्यादा मर्द और औरत पे ही कहानी लिखे हुए हैं। यानी जो मंटू है उन्होंने मर्द और औरत पे सबसे ज्यादा कहानियां लिखे हैं, लेकिन उनके यहाँ सियासी पेंच जख्म समझने की सलाहियत भी इसी कदर जबरदस्त है। नया कानून से लेकर तोबा टेक सिंह तक, यानी यही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तोबा टेक सिंह, यानी तोबा टेक सिंह तक उनकी यहाँ ऐसा ही अफसाने हैं कि कोई कमी नहीं। मुंशी प्रेमचंद के बाद मंटू, बेदी, कृष्णचंद्र और अस्मत चुगताई से मिलकर किरदारों और अफसानों की सबसे ताकत और नस्ल सामने आती है। ये सारी है, यानी हमने जो पढ़ा वह पढ़ा सआदत हुसैन मंटू के बारे में। सआदत हुसैन मंटू ने एक बहुत ही शानदार कहानी लिखा। उस कहानी का नाम है तोबा टेक सिंह। यानी आज हम पढ़ेंगे तोबा टेक सिंह। थोड़ा सा जूम करेंगे क्योंकि तोबा टेक सिंह, ये तोबा टेक सिंह जो है ना, ये कहानी जो है काफी दिलचस्प कहानी, क्योंकि इस कहानी में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात कही गई है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है, यह जब देश आजाद हो गया तो जो आम इंसान है उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं था। जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे और जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना चाहते थे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक मसला ये था कि आखिर पाकिस्तान के पागल अगर हिंदुस्तान में है तो वो कहाँ जाए, और हिंदुस्तान के पागल अगर पाकिस्तान में है तो वो कहाँ जाए। इस बात को लेकर सआदत हुसैन मंटू ने एक कहानी लिखा और उस कहानी का नाम दिया तोबा टेक सिंह। उस कहानी का नाम दिया तोबा टेक सिंह। तो क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो तोबा टेक सिंह, यह कहानी सआदत हुसैन मंटू की लिखी गई कहानी है। ठीक है, कह रहे ना कि बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी हो जाना चाहिए। पहला जो लाइन है, कह रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के 2-3 साल बाद जैसे इखलाकी इंसान है, एक दूसरे को, जो लोग पढ़े लिखे इंसान है और जिन लोगों को इखलाकमंद है, अगर वो लोग एक देश से दूसरे देश छोड़ करके तो चले गए, लेकिन मसला आकर के फंस जाता है कि आखिर पागल जाए तो कहाँ जाए। उस देश के अगर कोई पागल है, अगर हिंदुस्तान का पागल है पाकिस्तान में, तो वो कहाँ जाए, और पाकिस्तान का पागल अगर हिंदुस्तान में है तो वो कहाँ जाए। ठीक है, कह रहे हैं यानी जो मुसलमान
यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदुस्तान और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। यानी कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान के पागल अगर पाकिस्तान में है तो उसको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए, अगर हिंदुस्तान के पागल खाने में पाकिस्तान के पागल हैं तो उसे पाकिस्तान हवाले कर दिया जाए। ठीक है, अगर हिंदुस्तान के हिंदू पागल पाकिस्तान के अंदर है, हिंदू और सिख पागल जो पाकिस्तान में है उसको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पागल है उनको कहां भेज दिया जाए? पाकिस्तान में भेज दिया जाए। इसी कहानी को लेकर के यह जो सादत हुसैन मंटू है, इस कहानी को काफी दिलचस्प और काफी इंटरेस्टेड तरीके से ये कहानी को उन्होंने लिखा है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि मालूम नहीं ये बात माकूल है या गैर माकूल। लाइन जो है, ये लाइन कह रहा है कि जो हम बात कह रहे हैं पता नहीं ये माकूल है या गैर माकूल, इस पे तो हमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंस हुए और बेला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए डेट भी क्या कर दिया गया? मुकर्रर कर दिया गया। कह रहे हैं ना, सादत हुसैन मंटू कह रहे हैं कि हम जो ये बात कह रहे हैं पता नहीं माकूल है या गैर माकूल है, लेकिन ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, इसमें जो पागलों को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है, तो उसको एक देश से दूसरे देश में क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है। तो अब यहाँ पे एक डेट मुकर्रर किया गया, एक कॉन्फ्रेंस किया गया और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक डेट रख दिया जाए, और उस डेट के दिन जो हिंदू और सिख पागल अगर पाकिस्तान में है तो उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, और हिंदुस्तान के पागल खाने में मुस्लिम पागल है तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये डेट क्या कर दिया गया? मुकर्रर कर दिया गया। कहानी समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि अच्छी तरह से छानबीन की गई दो मुसलमान पागल जिनके लौ हकीन हिंदुस्तान ही में थे। यानी कह रहा है ना कि वह मुसलमान पागल जिनके लौ हकीन का मतलब होता है उनके खानदान वाले अगर वो पाकिस्तान में हैं और वो गलती से हिंदुस्तान में आ गए हैं तो फिर उन्हें क्या करना होगा? भेजना होगा ना। भी कह रहा है लौ हकीन हिंदुस्तान ही में थे, वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यानी जो लोग बाकी थे उन लोगों को सरहद पे रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे। यानी कह रहा है ना कि जो पाकिस्तान के पागल खाना था वहां से करीब करीब जो थे हिंदू और सिख जो पागल थे वो कहां चले गए थे? हिंदुस्तान चले आए थे। इसलिए किसी को रखने रखाने की सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो पागल हैं वो पागल अगर अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाए तब एक सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस पागलों को तबादला कैसे किया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान के जो पागल हैं अगर हिंदुस्तान में आकर के बसे हुए हैं तो हिंदुस्तान सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस पागल खाने को जल्द से जल्द उस देश में रिहा किया जाए। वही कह रहा है जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। कह रहा है ना कि जितने भी हिंदू और सिख पागल थे, अब जितने हिंदू और सिख पागल थे उन लोगों को सरहद पे यानी बॉर्डर पे क्या कर दिया गया? पुलिस की हिफाजत करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, इधर का मालूम नहीं। अब सादत हुसैन मंटू जो है कह रहे हैं कि इधर का हमें मालूम नहीं। ठीक है जी, हिंदुस्तान का मालूम नहीं, क्योंकि ये कहानी जो है लाहौर के पागल खाने में लिखे जा रहे हैं। ये कहानी कहां पे लिखा जा रहा है? पाकिस्तान के लाहौर में यह कहानी लिखा जा रहा है। कह रहा है इधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब उसके तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चुम्मा गोई होने लगी। एक मुसलमान पागल, अब ना थोड़ी सी कहानी यहां से बदलेगा। अब कह रहे हैं ना कि लेकिन इधर के लाहौर के जो पागल खाने थे जब तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चुम्मी गोई होने लगी। यानी एक दूसरे से बात होने लगी कि अब हमें कहां भेजा जा रहा है, कुछ तो बताइए। यानी अब पागलों को खबर मिल गया कि अब हमें यहां से भेज दिया जाएगा कहीं और। तो कहीं ना कहीं अब पागल को भी टेंशन होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बात
करने लगे कि आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अब थोड़ी सी कहानी को बढ़ाया जाता है, यानी शहादत हुसैन मंटू लिखते हैं, एक मुसलमान पागल है जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था। ठीक है, उससे जब इस दोस्त से ने पूछा, मौलवी साहब अपने दोस्त से पूछता है, एक मुसलमान पागल है, ठीक है, वह क्या करता है, 12 बरस से हजार यानी 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, यानी जमींदार पढ़ता रहता था। इससे जब उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, वो जो मुसलमान पागल जो था, उसके मन में एक सवाल आया कि मौलवी साहब बताएं ये पाकिस्तान क्या होता है। ठीक है, यानी ये पाकिस्तान क्या होता है। तो मौलवी साहब जवाब देते हैं, उसने मतलब वो जो पागल था, मुसलमान जो पागल था, बड़ी गौरव फिक्र से सवाल करता है। तो जो मौलवी साहब थे उसने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है, यानी जो मौलवी साहब थे उन्होंने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां अस्तर बुनते हैं, यानी हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पे अस्तर बुनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन भी हो गया। अब वो जो पागल था, वह पागल क्या हो गया, मुतमईन हो गया। सवाल क्या था, वो सवाल जो था, यानी एक मुसलमान पागल जो है वह पूछता है मौलवी साहब से कि मौलवी साहब आप हमें बताएं ये पाकिस्तान क्या होता है। मौलवी साहब बड़ी सन्नाटा होकर के जवाब दिए कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पे अस्तर बुनते हैं, उसे हम पाकिस्तान कहते हैं। बेचारा जो मुसलमान पागल था वो जवाब सुन करके मुतमईन हो गया और बोला कि वेल डन, बहुत अच्छा आपका जवाब है कि नहीं। तो कह रहा है कि ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। उसी तरह अब दूसरे पागल के पास चलते हैं। उसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। अब ना एक सिख पागल था और वह सिख पागल पूछता है कि सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। तो अब सरदार जी क्या जवाब देते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें तो हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। अब जो पहला जो मुसलमान पागल जो था उसका सवाल था कि मौलवी साहब से पूछता है कि पाकिस्तान क्या है। मौलवी साहब ऐसे जवाब दिए कि हिंदुस्तान में एक जगह है, उस जगह पे अस्तर बुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। बेचारा जवाब सुन करके मुतमईन हो गया, बोला कि हाँ समझ में आ गया। लेकिन एक सिख जो है वह सरदार जी से पूछता है कि हमें पाकिस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली ही नहीं आती है ना, कह रहा है। तो दूसरा मुस्कुराया और बोलता है कि मुझे तो हिंद सत्रों की बोली आती है, यानी हिंद की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकर अकर फिरते हैं। ठीक है, ये क्या कौन सा जवाब, अब पागल का जवाब तो पागल के ही जैसा होगा ना। अब ये जो कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा, अब ये कहानी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पागल हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हमसे पूछे कि आपको भूख लगी है तो हम बोलेंगे कि हम पटना से आ रहे हैं। अब वो सुन करके उसको कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो थोड़ा सा एक पागल का जो सवाल है तो पागल के जैसा जवाब भी तो दिया जा रहा है ना। ठीक है, अब ये कौन सा जवाब है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाकिस्तान कहाँ है, तो बोला कि हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ पे अस्तर बुनते हैं, उसी को हम पाकिस्तान कहते हैं। ये कौन सा जवाब हुआ, तो यानी हमें पागल तो बनना होगा ना। ये जो शहादत हुसैन मंटू जो कहानी लिखे हुए हैं, यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की कहानी है, और ये कहानी पागलों के ऊपर लिखा गया, इसलिए थोड़ा सा हमें पागलों की तरह होकर के ही इस कहानी को समझना होगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर से फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। एक मुसलमान पागल था, कैसा था, एक मुसलमान पागल था और वह नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। और जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया ना, तो उसका पैर फिसल गया और वो क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, ये पागल है ना। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। अच्छा, कुछ एक जो पागल खाने था, उस पागल खाने में कुछ ऐसे भी पागल थे जो सच में वो पागल नहीं थे। क्योंकि क्या होता है ना
कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जिनको फांसी की सजा हो जाती है, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दिया, उनको फांसी की सजा से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि डॉक्टर से एक रिपोर्ट तैयार कराते हैं और उसे पागल घोषित कर देते हैं, और वो पागल खाने में जब डाल दिए जाते हैं तो उसकी फांसी की सजा माफ कर दी जाती है। तो इस वजह से कुछ ऐसे भी पागल थे जो रियल में वो पागल थे नहीं, लेकिन वो कहाँ पे है, पागल खाने में ही है। तो वही क्या कह रहा है लाइन कि बाज पागल ऐसे भी थे जो रियल में वो पागल नहीं थे, लेकिन उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने में भिजवा दिया था, क्योंकि फांसी के फंदे से वो बच जाए। समझ में आ गया ना ये लाइन? करे ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हो रहा है और पाकिस्तान क्या है। ये जो पागल थे ना, ये वैसे पागल थे जो रियल में पागल नहीं थे, उनको पागल घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनको फांसी के सजा से बचाना था ना। तो अगर वो पागल घोषित हो जाते हैं तो उस फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पागल थे, मतलब रियल में तो थे नहीं, लेकिन ये जो लोग थे पागल, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता था कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हो रहा है और पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है। ये बात ये लोग थोड़ी थोड़ी समझते थे। ठीक है, करे आगे देखें, कह रहे ना कि लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। यानी जो सही वाकया क्या है, सही लाइन क्या है, ये लोग भी क्या थे, बेखबर थे। यानी उन लोगों को भी खबर नहीं था। समझ में आ रहा है ना? आगे देखे, कह रहे ना अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदारों और सिपाही उनके पढ़कर जाहिल थे। यानी उन लोग थे ना, तो क्या करते थे ना, तो पढ़े लिखे अनपढ़ थे, कह रहे कि जाहिल थे ना। चलिए, कह रहे जाहिल थे, ठीक है। उनकी गुफ्तगू से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। यानी उनके गुफ्तगू से, उन लोगों की बातचीत से कोई मतलब हम कुछ चीज को शामिल नहीं, बरामद नहीं कर सकते थे। यानी हम पता नहीं लगा सकते थे कि आखिर किस वजह से ये लोग काम कर रहे हैं। कह रहे ना आगे, उनकी सिर्फ इतना मालूम था, यानी वो जो पागल थे, जो रियल में पागल नहीं थे, उन लोगों को सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, कह रहे कि जिसको कायदे आजम कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? तो हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। ठीक है, चलिए, कह रहे कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहिदा मुल्क बनाया। यानी कायदे आजम तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था वह क्या बनाया? मुसलमानों के लिए अलहिदा मुल्क बना दिया। यानी हिंदुस्तान से अलग एक ऐसा मुल्क बनाया जो सिर्फ वहां पे मुसलमान ही रहेंगे। वह एक धार्मिक देश बनाया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? तो कायदे आजम कहते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान है। और यह जो देश बनाया, उस देश का नाम क्या था? तो उस देश का नाम था पाकिस्तान। क्या नाम था? पाकिस्तान। ठीक है, कह ये कहाँ है? उसका महज वकू क्या है, उसकी मुत्तलिक वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, इस मुकदमे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। कुछ पागल ऐसे थे जो लोग टेंशन में थे कि आखिर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, आखिर हम जहाँ पे हैं हिंदुस्तान में हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, कह रहे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो हिंदुस्तान कहाँ है। ये कैसे हो सकता है कि वह कुछ अरसे पहले यहाँ रहते हुए भी वह हिंदुस्तान में थे। यानी इन पागलों के सवाल था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कुछ जो पागल हैं वो हिंदुस्तान में हैं, और पहले ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पहले हिंदुस्तान में थे और अब हम चले गए हैं पाकिस्तान में। ये कैसे हो सकता है? यानी इन पागलों के अंदर ये सवाल था। ठीक है, अब देखिए, कह रहे एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में
कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। एक पागल ऐसा भी था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान करते करते वो और पागल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये कहानी है सादत हुसैन मंटू का। ठीक है, तो अब देखिए कह रहे कि एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया। अब ना ये पागल था, झाड़ू दे रहा था, दे दनादन झाड़ू दे रहा है, झाड़ू देते और हिंदुस्तान पाकिस्तान करते करते कहाँ चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। और पेड़ पे जब चढ़ा ना, देखो कह रहा है ना कि जब वो पेड़ पे चढ़ गया और टहनी पर जाकर के 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, यानी 2 घंटे उस पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ने के बाद एक टहनी पे बैठ जाता है और 2 घंटे लगातार यानी 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, यानी भाषण देता रहा, स्पीच देता रहा। कह रहा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, तो उस मसले पर ये क्या कर रहा था, पेड़ पे चढ़ जाता है और चढ़कर हिंदुस्तान पाकिस्तान के नारों से यानी वह इतना पागल हो जाता है कि वो 2 घंटा मुसलसल यानी क्या करने लगता है कि वो स्पीच देने लगता है। किस पे, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर। अब ना थोड़ा सा अब माइंड में एक सेट हो गया होगा कि अब लग रहा है कि हम भी क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो झाड़ू लगाते लगाते कहाँ चढ़ गया, पेड़ के ऊपर। अब पेड़ के ऊपर चढ़ के 2 घंटा तक मुसलसल तकरीर करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि पागलों वाली कहानी है। हाँ, ये फील आना चाहिए। कह रहा है सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा। अब जो सिपाही थे, कहा गया है पेड़ पर से उतरो पागल। ठीक है, देखो क्या बोलता है, और वो ऊपर चढ़ गया। जैसे बोला ना सिपाही जाकर के बोले कि तुम पेड़ पर से उतरो, ये क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान लगा करके रखे हुए हो, तो क्या करता है, नीचे नहीं उतरता है और ऊपर चढ़ जाता है। अब फील हो रहा है ना कि पागल वाली कहानी पढ़ रहे हैं। कर रहा है डराया धमकाया गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, न मैं पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। अब ना वो से कहा गया कि देखो उतर जाओ नहीं तो पेड़ की टहनी टूट जाएगी, तुम गिर जाओगे, पैर हाथ टूट जाएंगे। बोला कि देखिए न मैं हिंदुस्तान में रहूंगा न मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं तो रहूंगा इस दरख्त पे रहूंगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, कह रहा बड़ी मुश्किलों के बाद उसका दौरा सर्द पड़ा तो नीचे उतर गया। यानी बहुत मुश्किल के बाद उसको एक दौरा पड़ा और उसका बॉडी जो है सर्द हो गया, ठंडी हो गया, जिसकी वजह से उसे नीचे उतरना पड़ा। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा। अब वो जब उतरा पेड़ से तो हिंदू और सिख जो दोस्त थे इसके जाकर के गले मिल जाता है और मिल करके खूब रोता है बेचारा, है ना, मस्त एकदम पागल है ना जी। कह रहा है कि ख्याल से उसके दिल भर आता है, एकदम मतलब मायूस हो जाता है, रोने लगता है और वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। अब कहता है ना कि हम तुम्हें छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे, कह करके रोने लगता है। कौन, वो पागल। क्योंकि देखो ये कहानी हम पहले ही बोले, ये कहानी हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा हमें पागल बनना होगा, ठीक है जी, रियल का नहीं, बस थोड़ा सा कहानी को समझने के लिए। चलिए कह रहे ना एमएससी, एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था, ठीक है, एमएससी किया हुआ था, मास्टर ऑफ साइंस किया हुआ था, रेडियो इंजीनियर था। कैसा इंजीनियर, रेडियो इंजीनियर था। कौन था वो, मुसलमान पागल था। कह रहा है कि और दूसरा पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग के एक खास रुश पर शारदारान खामोश टहलता रहता था। अब वो पागल जो था वह एमएससी किया हुआ था, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस किया हुआ था और रेडियो इंजीनियर था। और वो क्या था, पागल था। वो क्या करता था, यानी टहलता था बागीचा में, पूरा बदन नंगे बदन क्या करेगा, टहलेगा, सारा दिन खामोश टहलता था। ये तब्दीली नमूदार हुई, उसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिया और नंगे ढरंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। अब वो ऐसा पागल था, पूरा अपने बदन का कपड़ा निकाल देता है और उस बागीचा के अंदर नंगे टहलने लगता है। ये क्या था, एमएससी किया हुआ था, यह एक मुसलमान पागल था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कहानी बहुत शानदार है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा ना। थोड़ा सा जो पीडीएफ है ना थोड़ा साफ नहीं है,
देखिए कह रहा ना कि च्यूंट के एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुस्लिम लीग का सरगम रकन रह चुका था, ठीक है, कह रहा है च्यूंट, ठीक है, च्यूंट के एक मोटे मुसलमान पागल, कैसा था, मोटा मुसलमान पागल था, ठीक है जी, कह रहा है जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रह चुका था, यानी मुस्लिम लीग में वह उसकी अध्यक्षता कर चुका था, सरगर्म रह चुका था, कह रहा है, और दिन में 15-16 मर्तबा नहाया करता था। कितना मर्तबा? 15 से 16 बार नहाता था। कौन? तो वो मोटे मुसलमान, ठीक है, कह रहा है एक लख्त ये अदावत तर्क कर दी, उसका नाम था मोहम्मद अली। अब वो जो मुसलमान था ना, उसका नाम था मोहम्मद अली। क्या हुआ कि वो दिन में 15 से 16-17 बार नहाता था। क्या किया कि खिड़की खोल दिया उस पागल खाने के और अपने आप को ही बोला कि हम ही पाकिस्तान बनाए हैं और हमारा नाम ही क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना है, जबकि उसका नाम क्या था, मोहम्मद अली नाम था। देखिए कह रहे उसका नाम था मोहम्मद अली। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले यानी खिड़की में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल, ठीक है, अब ये क्या किया, ये जो मुस्लिम जो पागल था, क्या क्या दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके कहने लगा कि मैं ही पाकिस्तान, मैं ही कायदे आजम हूँ, यानी मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। अब उसके देखा देखी एक सिख पागल आया और सिख पागल आकर के मास्टर तारा सिंह बन गया। क्या बन गया? मास्टर तारा सिंह। करीब था उस जंगले में खून खराबा न हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार दिए कर अलहिदा अलहिदा बंद कर दिया गया। अब एक कह रहा है कि देखिए मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने ही पाकिस्तान देश को बनाया, तो उसमें से एक सिख पागल निकला और वो अपने आप को तारा सिंह घोषित कर दिया। अब ये दोनों लोग आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करना शुरू करेंगे। इसलिए ये दोनों खूंखार पागल थे और इन दोनों खूंखार पागलों को अलग करने के लिए अलहिदा कर दिया गया। जब इन दोनों को अलग कर दिया गया तब जाकर के कुछ मामला शांत हुआ। अब कह रहे हैं ना, अब सुने अगला कहानी। कह रहा है कि लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था। एक जो लाहौर जो है, देखो कह रहा है कि लाहौर का एक नौजवान था जो हिंदू वकील था और वह जो है जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। अब सोचो, अब न कह रहा है कि लाहौर के जो पागल खाना था, उस पागल खाने में एक हिंदू वकील था और वो क्या किया था, किसी लड़की से मोहब्बत कर लिया था जिसके एवज में वह पागल हो गया था। ठीक है, कह रहा है कि लाहौर के एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम हो गया था, यानी उसकी माशुका जो थी उसे क्या कर दी थी, धोखा दी थी, जिसके नाकाम होने की वजह से वो पागल हो गई थी। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, यानी वो जो लड़की थी कहाँ की रहने वाली थी, अमृतसर, ठीक है, तो वो जो हिंदू वकील था वो कहाँ पे है, तो लाहौर के पागल खाने में है। तो कह रहा है ना यहाँ पे कि जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो मोहब्बत में क्या हो गया था, नाकाम हो गया था। और जब मोहब्बत में नाकाम हुआ था तो पागल बन गया था, लेकिन जब उसे कानों कानों खबर मिली कि अमृतसर जो है वो कहाँ चला गया, हिंदुस्तान में चला गया है, बड़ी उसको दुख लगा, बहुत सदमा लगा। किसको? उस हिंदू वकील को, क्योंकि वो मोहब्बत के नाकाम में क्या हो गया था, पागल हो गया था। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। अब इसलिए उसे दुख होती है, क्योंकि क्या हुआ कि उसी शहर में वो जो हिंदू लड़की जो थी उससे मोहब्बत हो गई थी, उसने उस वकील को ठुकरा दिया, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको नहीं भुला पाया था। यानी वो लड़की उसे धोखा दे दी थी, लेकिन उसकी याद में वो पागल हो गया था और आज तक उस लड़की को नहीं भूल पाया था। कौन? तो हिंदू वकील। कह रहे चुनांचे वह उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था। अब ना ये जो पागल जो था, यह हिंदू जो वकील जो था, ये पाकिस्तान के लीडर को और हिंदुस्तान के लीडर को, दोनों लीडरों को बैठ के खूब गाली देता था। क्यों? क्योंकि हमारी माशुका जो है वो, उससे तो हम बिछड़ गए हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन वो उस देश को क्यों बांट दिया गया? क्योंकि अगर वो हिंदुस्तान में चली गई तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो बहुत टेंशन में आ गया था, जिसके वजह से वह क्या किया था, गाली दे रहा था। किसको? यानी हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां दे रहा था कि आखिर इन लोगों को देश बांटने की क्या जरूरत पड़ी थी, जिन्होंने मिल मिलाकर
हिंदुस्तान को दो टुकड़े कर दिए, इस वजह से वो गाली दे रहा था। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह क्या बन गया, पाकिस्तानी बन गया। देख रहे हैं ना कहानी, सीमा और हैदर की कहानी। चलिए आते हैं, जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे। उसका जो दोस्त था, जो दोस्त पागल था, कहा यार तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है। यानी जब बंटवारे की बात शुरू हुई तो वो वकील जो था, वकील को कई पागलों ने समझाया कि दिल को बड़ा ना करो, दिल बुरा ना करो, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। यानी उसको समझाएगा कि देखो तुम्हारी माशूका जो है वो हिंदुस्तान चली गई है, तुमको भी कहाँ भेज दिया जाएगा, तो हिंदुस्तान में भेज दिया जाएगा। ठीक है, कह रहे उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। यानी पागलों ने समझाया कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारी जो महबूबा जहां रहती है उस महबूबा के पास तुम्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है, कह रहे मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो बेचारा जो हिंदू वकील था वह लाहौर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि एक बात ये भी है कि जो व्यक्ति जहां रह जाता है, जन्मभूमि जहां होती है, वह अपने क्षेत्र को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। लेकिन एक ना मजबूरी हो गई थी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा हुआ तो लोग जो है एक देश दूसरे देश से ट्रांसफर हो ही रहे थे। कह रहा है कि उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है, मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यानी अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, दिख रहा है ना, अब देखें, दिखना चाहिए, थोड़ा सा पीडीएफ साफ नहीं, मजा नहीं आ रहा है ना, आगे देख कर है ना। परोशन वाडी में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। ठीक है, वार्डन में थे दो एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश भारत में आई तो वहाँ के इंडियन लोग यहाँ पे इंडिया और वो लोग अंग्रेज थे, तो यहाँ पे आकर के अपने व्यापार को स्थापित किए, औपनिवेशीकरण किए। तो वहाँ के मर्द क्या किए, यहाँ की लड़कियों से शादी कर दी। तो एक हो गए इंग्लैंड और दूसरा हो गया इंडिया, तो इसलिए एंग्लो इंडियन कहा गया। समझ में आया कि नहीं? ये इतिहास का टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लें कि एक समझो कि एक इंग्लैंड के होंगे और दूसरा कहाँ के होंगे, इंडिया के। तो अगर इंडिया का मेल है और इंडिया के फीमेल है तो ये दोनों शादी करेंगे, तो जो शादी करेंगे तो इन लोगों को कहा जाएगा एंग्लो इंडियन। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। अब तो एंग्लो इंडियन वालों का अलग से टेंशन हो गया कि वो लोग हमें छोड़ करके, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो बंटवारा एक अलग मसला था और एक मसला ये था कि अंग्रेज को भी भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जब यहाँ के लोगों को एंग्लो इंडियन का पता चला कि हमें छोड़ करके वो लोग इंग्लैंड चले गए तो एक और इन लोगों को टेंशन हो गया, पता नहीं अब क्या होगा। अब बेचारे टेंशन सदमे में हो गए। वही कह रहा ना कि उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वह छुप छुप कर घंटों तक आपस में इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की है। अब जो ये पागल जो थे ना, ये सच में पागल थे और इन लोगों को इस बात का टेंशन था कि अब हमें वो छोड़कर चले गए तो हमारी हैसियत इस पागल खाने में किस किस्म की है। पहले अंग्रेज लोग रहते थे तो हमें बहुत रेफरेंस दिया जाता था, प्रेफर मिलता था, जो चाहते थे करते थे, लेकिन वो लोग तो हमें छोड़ के चले गए। अब हमें किस कदर यहाँ पे जगह दिया जाएगा इस पागल खाने के अंदर, इन लोगों को ये टेंशन था एंग्लो इंडियन वालों का। ठीक है, कह रहा किस किस्म की होगी, परोशन वार्ड रहेगा या उसे उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, यानी नाश्ता मिलेगा कि नहीं, ये बात भी अब इन लोगों को टेंशन हो गया। क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय
ब्लेडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगी। यानी इन लोगों को टेंशन था कि पता नहीं पहले ब्रेड मिलता था अब चपाती मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, कह रहा है एक सिख था। अब देखो कहानी यही है, ये सिख पागल पे, और ये जो सिख पागल जो है इसका नाम रहता है बिशन सिंह, और ये टोबा टेक सिंह जो है ये टोबा टेक सिंह गांव का नाम है, और ये अपने गांव का नाम अपने नाम रख लेता है। यानी बिशन सिंह जो रहता है वह अपने नाम पर टोबा टेक सिंह रखता है। कह रहा है ना कि एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। इसी पे पूरी कहानी ये रुका हुआ है। हर वक्त उसके जबान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने को मिलते थे, ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी डॉल अब दी ललटेन। यानी ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी मलंग अब दी लालटेन। यानी ये जो लाइन है ये हमेशा पढ़ते रहता था। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी लालटेन, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पागल था ये हमेशा पढ़ते रहता था, और ये पागल कैसा था तो ये सिख पागल था। ठीक है, कह रहा है ना कि दिन को सोता था न रात को, यानी वो दिन को सोता था न रात को सोता था। कौन? वो सिख पागल। कह रहा है कि पहरेदार का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। अब जो पहरेदार करता था, जो उस पागल खाने को पहरेदार करता था, वो 15 बरस तक वो नहीं सोया था। अगर सोता भी था तो दीवार पे जाके खड़ा हो जाता, ऐसे लग जाता बस। यानी सोता नहीं था, वो खड़े खड़े रहता था। लेटा भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टिक लगा लेता था। क्या करता था? दीवार के साथ टिक लगा लेता था। ये दीवार के साथ कौन टिक लगाता था? तो आप बोलोगे कि यह एक सिख पागल था। कैसा पागल था? सिख पागल। और रियल में इसका नाम क्या था? तो इसी को टोबा टेक सिंह के नाम से जानते हैं। और टोबा टेक सिंह जो है यह एक गांव का नाम है, और वो जो सिख पागल जो था उसका नाम था बिशन सिंह, और इसी बिशन सिंह पे ये पूरी कहानी को लिखा गया है। ठीक है जी, चलिए। कह रहे हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे। यानी हर वक्त, अब जो व्यक्ति 15 बरस तक खड़ा रहे तो उसका पैर क्या होगा? सूज जाएगा ना। वही कह हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पेंडुलिया भी फूल गई थी, मगर उसके जिस्मानी तकल्लुफ के बावजूद जो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पागलों और तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगी होती तो गौर से सुनता था। वो जो बिशन सिंह था, वो यानी जो सिख पागल था, वह जब हिंदुस्तान देखता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में पागल लोग बात कर रहे हैं, जाकर के कान लगा करके सुनता क्या बतिया रहा है लोग। ठीक है, यानी वो सुनता था। कह रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो गौर से सुनता था, और कह रहा है उसने पूछता कि उसका क्या ख्याल है, तो वह बड़ी संजीदगी के साथ जवाब देता, ऊपर दी गरगर दी धनिया दी एक्शन दी मलंग अब दी डाल अब दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्या बोलता था? ये लाइन वो से हमेशा बोलते रहता था। कब कोई सवाल पूछता कि क्या हाल है, कहता ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी डाल अब दी एक्शन दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, यानी यही बोलते रहता था। लास्ट में ये जो शब्द है ना, इसी शब्द को चेंज करता, यानी ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी डाल अब दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। यानी ये लाइन हमेशा पढ़ते रहता था। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट लगाना शुरू कर दिया। यानी अब बोलेगा ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी डाल अब दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट। क्या बोलेगा? टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। और दूसरे पागलों से पूछा, टोबा टेक सिंह जाकर के पूछता है दूसरे पागल से कि बताओ टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो अब मानो कि खुद टोबा टेक सिंह नाम है और जाके दूसरे से पूछ रहा है। इसका मतलब टोबा टेक सिंह क्या है? कहीं ना कहीं गांव है, और उसी गांव का तो रहने वाला था, बहुत बड़ा जमींदार था। ठीक है, इसके पास जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन ये पागल खाने में था जहां का वह रहने वाला था। आगे के नहीं, यहाँ पे है जहां का वह रहने वाला था। तो टोबा टेक सिंह क्या हुआ? वह एक क्या है? टोबा टेक सिंह जो है वह पागल के रहने के लिए टोबा टेक सिंह जो है एक गांव है जहां का वह रहने वाला था, लेकिन
किसी को मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अब सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर तोबा टेक सिंह जो है वह हिंदुस्तान का रहने वाला है या पाकिस्तान का रहने वाला है। ठीक है, कह रहे जो बताने की कोशिश करता था वह खुद उस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि वह पाकिस्तान में एक जगह है सियालकोट। तो सियालकोट ना कह रहा है, तोबा टेक सिंह कह रहा है ना कि सियालकोट, इतना नहीं मालूम है कि तोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है कि सियालकोट जो था पहले हिंदुस्तान में था, लेकिन अब वो कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, है कि नहीं, सच में आ जाना चाहिए। तो कह रहे ना क्या पता कि लाहौर जो है जो अब पाकिस्तान में है कल होकर के वो हिंदुस्तान में चला जाए। कह रहा है कि यह सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, यानी सारा हिंदुस्तान ही क्या बन जाए, पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, ये पागलों का जवाब है। और ये भी कि पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। अब बेचारा सर पे हाथ रख के कह रहा है ना कि एक दिन ऐसा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों गायब हो जाएगा। ये तो पागलों की बात है, ये पढ़े लिखों की बात नहीं है। इसलिए बस कहानी के जैसा ले इस कहानी को। ठीक है, कह रहे एक सिख पागल के किसी छदरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे, चूंकि बहुत कम नहाता था। ठीक है, वो बहुत कम नहाता था, उसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे। अब वो ना कम नहाता था, जिसकी वजह से उसके बाल जो है उसके दाढ़ी से आकर के जम गए थे। क्या हुए थे, जम गए थे, कम नहाने की वजह से। तो कह रहा है जिसके बास उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, भयानक हो जाएगी। मगर आदमी बेजर था, यानी उस आदमी के अंदर जर था, यानी वो किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी से लड़ाई नहीं करता था। भले पागल था लेकिन वो लड़ाई नहीं करता था, जर आदमी था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वह उससे मुताल्लिक इतना जानते थे कि वह तोबा टेक सिंह में किसी को कई जमीन थी, यानी वो जो काम करते थे ना, क्या बोलते हैं, जो पहरेदार देते थे, उसको पता था ये जो बंदा है, ये जो सिख पागल है 15 वर्षों तक यानी खड़ा रहा है, ये नहाता धोवाता नहीं था, इसके सर के जो बाल हैं दाढ़ी के बाल से जुड़ गए थे, तो उसके चेहरा भयानक लग रहा था। लेकिन उसको पता था कि तोबा टेक सिंह गांव में यह बहुत बड़ा जमींदार था, इसके पास जमीन की कमी नहीं थी। तो वही ये कह रहा है ना कि 15 वर्षों से उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है, फसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे, जो पुराने रहते थे, वह उससे मुताल्लिक इतना जानते थे कि तोबा टेक सिंह में किसी को कई जमीनें थी, अच्छा खाता पीता जमींदार था। अचानक दिमाग उलट गया, उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे, यानी एक दिन के लिए क्या करते थे, आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक दिन एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। यानी कह रहा है ना कि जो बिशन सिंह, हम तो नाम पहले बता दिए, बिशन सिंह जो है यानी तोबा टेक सिंह जो है, वो पागल जो था वह एक जमींदार खानदान से आता था। तो जब वो उसके दिमाग उलट जाने की वजह से उसके घर वाले क्या किए कि ला करके उसे पागल खाने में बंद कर दिए। और जब पागल खाने में बंद कर देते हैं तो उसके मन में एक सवाल होता है कि उससे पहले लोग मिलने आते थे, लेकिन जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता में जब गड़बड़ी पैदा हो गई तो आना जाना क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कम हो जाएगा तो अब उसके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगेंगे। हो गया, उसका नाम था बिशन सिंह। देखिए आगे कि नहीं, हम नाम पहले ही बता चुके थे। ये जो पागल था, ये सिख पागल था, इसका नाम क्या था, तो बोलेंगे बिशन सिंह। क्या बोलिएगा, बिशन सिंह। ठीक है,
चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे ये अगला पैराग्राफ। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे, यानी बिशन सिंह को ही टोबा टेक सिंह कहते थे। और ये कौन था? तो ये सिख पागल था। कौन था? सिख पागल था। कह रहा है उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन हर महीने जब उसके अजीजों कारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप को पता चल जाता था। ये ना बहुत बड़ा पागल था। देखो, इसको दिन नहीं पता, महीना कौन चल रहा है, आज कौन सा तारीख है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसके घर वाले जब इससे मिलने के लिए आते थे तो इसे खुद पता चल जाता था। और वैसे तो नहाता नहीं था, लेकिन जब इसको पता चल जाता था कि आज मेरे घर वाले हमसे मिलने के लिए आएंगे, तो जाता, पहले खूब सुंदर से तैयार होता, नहाता धुलाता, साबुन लगा करके नहाता, फिर रेडी होता, फिर अपने घर वालों से मिलने के लिए जाता। ठीक है, कह रहे ना कि पता चलता, लेकिन हर महीने जब उसके अजीजों कारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वह दफादार कहता था कि मुलाकात आ रही है। इस दिन अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता, अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? ये लाइन अभी बताए ना कि उसे नहीं पता था कि आज दिन कौन सा है, महीना कौन सा चल रहा है, साल कौन सा चल रहा है, आज तारीख क्या है, लेकिन उसे ये पता चल जाता था ऑटोमेटिक, यानी उसे अनजान में कहा जा सकता है। वह पागल जो था उसे पता चल जाता था कि आज मेरे घर वाले हमसे मिलने आ रहे हैं, तो जाता, खूब साबुन से घिस कर नहाता, बदन में खुशबू लगाता और बाल में तेल लगाता, फिर अपने घर वालों से मिलने के लिए जाता था। क्योंकि क्या था? ये पागल था। कह रहे वह इससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता। कभी कभार ऊपर दी गरगर दी, एक्शन दी, बधनिया दी, मलंग अब डाल अब दी, लालटेन कह देता था। कभी कभी मन में इसके सवाल आता तो क्या था? ऊपर दी गरगर दी, एक्शन दी, बधनिया दी, मलंग अब दी, डाल अब दी, एक्शन दी, पाकिस्तान। ठीक है, ये लाइन हमेशा बकते रहता था। कह रहे उसकी एक लड़की थी, यानी वो जो बिशन सिंह था उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह 15 बरस से, तो अब जब वो लड़की का जन्म हुआ तब ये कहाँ चला गया? पागल खाने में। कितने बरस हो गया था? 15 बरस। तो इसकी जो लड़की हुई थी तो वो लड़की कितनी बरस की हो गई थी? तो 15 बरस हो गई थी ना। अब उस लड़की का उम्र कितना बरस हो गया था? तो 15 बरस की उम्र हो गया था। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। अब बिशन सिंह तो 15 साल से, अब तो इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसको छोड़ करके वो तो पागल खाने में आ गया, लेकिन उसको पहचानना उसके लिए बड़ी कठिन काम हो गया था। तो कह रहे ना कि बिशन सिंह उसको पहचानता नहीं था। वह बच्ची थी, जब उसने अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी पूरे दिन ब दिन बढ़ती गई। यानी उसको ना ये एक सवाल मन में आता था कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, आखिर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान का, इस सवाल को लेकर इसके मन में कहीं ना कहीं कुरेद थी और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब मुलाकात भी नहीं आती। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी। यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो अब क्या हुआ कि पहले इसे पता चल जाता था कि अब हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब इसे पता ही नहीं चलता था कि हमसे मिलने वाले आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब इसके दिल की आवाज जो थी, जो घर वाले से जो दिल का लगाव था, वो धीरे धीरे क्या हो गया था? खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उस बात को फील नहीं कर पाता था जो उसकी आमद की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह लोग आए जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे। उसको बड़ी ख्वाहिश होता था कि हमारे दोस्त अहबाब हमसे मिलने के लिए आए, और इसलिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो यह यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उसके अंदर बस एक ही सवाल था कि आखिर टोबा टेक सिंह हमें बताएं कि हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में है। हमने पहले लाइन में पढ़ा था ना, हमने पहले लाइन में ही पढ़ा था, न हिंदुस्तान में था और न पाकिस्तान में था। वो खरा कहाँ पे था?
एक मैदान में था। ठीक है, हमने ये लाइन शुरू में ही हमने बता दिया है। कह रहे कि हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वह टोबाटेक सिंह ही आते हैं जहां उसकी जमीनें थी। टोबाटेक सिंह ही आते हैं जहां उसकी क्या थी, जमीनें थी। चलिए आगे देखिए, कह रहे यहां पे पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। यानी क्या कहता था, उस पागल खाने के अंदर एक के, उसमें क्या था, एक के पागल था, वो अपने आप में कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मुझसे जो पूछना चाहे पूछो। ठीक है, देखो, तो पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को क्या कहता था, खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबाटेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, देख रहे हो, अब बेचारा बिशन सिंह है, उसके बस एक ही सवाल था कि टोबाटेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, मुझे तो इतना बता दो। तो अगर तुम खुदा हो तो तुम बताओ ना जी, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। देखो उसका जवाब, कह रहे मैंने उसे हस्बे आदत फहकहा लगाकर कहा कि चलो बताओ, जो टोबाटेक सिंह है हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। वह पाकिस्तान में है, तो ये बोला, जो बोला कि हम अपने आप को भगवान कह रहा था, वो बोला कि वह पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में है, इसलिए तो हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। देखो ये ना अपने आप को ईश्वर घोषित किया। और पूछा गया कि चलो बताओ कि टोबाटेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। कहा कि देखिए, अभी तक तो हमने कहीं इजाजत ही नहीं दिया, न वो हिंदुस्तान में गया है न वो पाकिस्तान में गया है। ये तो जवाब है पागलों का, समझ में आ रहा है ना। कह रहे बिशन सिंह ने उस खुदा की कई मर्तबा बड़ी मिन्नत और शमाजियत से कहा कि वह हुक्म दे ताकि झंझट ही खत्म दे। बोला कि देखिए आप गॉड है, आप अलाउ कर दीजिए ताकि ये झंझट खत्म हो जाए कि हिंदुस्तान में रहेगा टोबाटेक सिंह या पाकिस्तान में रहेगा। चलिए, कह रहा है कि वह एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। यानी जो अपने आप को ईश्वर कहता था ना, उसके ऊपर एकदम गुस्सा होकर के बरस गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब डाल अब दी वाहे गुरु जी खालसा एंड वाहे गुरु जी फतेह। यानी ये जो सिख पागल था आकर के एकदम गुस्सा हो गया और आकर के बोला कि वाहे गुरु जी खालसा, यानी कहने लगा ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग दी डाल अब दी गुरु जी वाहे गुरु जी खालसा एंड वाहे गुरु जी फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये जो सिख पागल बिशन सिंह था, ये यही बोला, क्या बोला, वाहे गुरु जी खालसा, ठीक है, एंड वाहे गुरु जी फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो। अब ये जो बिशन सिंह थे बोले कि नहीं, देखो तुम मुसलमानों के खुदा हो, तुम हमारे खुदा नहीं हो सकते हो। कह रहे तुम मुसलमानों के खुदा हो, अगर तुम सिख के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। कह रहा है ना बिशन सिंह कि तुमने टोबाटेक सिंह नहीं बता पा रहे कि हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। अगर तुम खुदा हो, तुम अच्छा है कि तुम खुदा हो, तुम ऐसा करो कि अलाउ कर दो कि हिंदुस्तान में जाएगा कि पाकिस्तान में। लेकिन बात यहाँ पे आकर के फंस गया कि न हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में, इस बात का झंझट तुम खत्म कर दो। तो बोला कि देखो तुम ना खुदा हो लेकिन सिख के खुदा नहीं हो, तुम मुसलमानों के खुदा हो। ये बात कौन कहा, बिशन सिंह कहा। और बिशन सिंह इस बात को कहा कि देखो तुम मुसलमानों के खुदा हो सकते हो, अगर तुम सिख के खुदा होते तुम मेरी बात जरूर सुनते, क्योंकि वाहे गुरु जी खालसा एंड वाहे गुरु जी फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तबादले से कुछ दिन पहले टोबाटेक सिंह एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुम मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन था। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। अपने दोस्त फजलुद्दीन जो था ना, बिशन सिंह का दोस्त था, वो बेचारा उससे आया मिलने के लिए। तो जब मिलने के लिए आया तो वो मुड़ गया, कहा कि नहीं हम उससे नहीं मिलेंगे। तो सिपाही बोला कि अरे मिल लो, तुम्हारा दोस्त है फजलुद्दीन रुकुन जो है वो तुम्हारा दोस्त है। तो बिशन सिंह कहा, फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा, एकदम गुस्सा, ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी मलंग दी डाल अब दी एक्शन दी पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, गवर्नमेंट, ऐसे बोलने लगा।
भनभनाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसने कंधे पर हाथ रखा, यानी उसने कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, देखो बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, फुर्सत ही नहीं मिलती। यानी ये जो फजलुद्दीन इसका दोस्त था, बिशन सिंह का दोस्त था, तो वो बोलता है फजलुद्दीन कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन वक्त की हालात ऐसी थी कि हमारे पास वक्त नहीं मिलता था, जिसकी वजह से नहीं मिल पाते थे। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर को, यानी बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था? तो रूप कौर नाम था। क्या नाम था? रूप कौर। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, रूप कौर कौन थी? तो बिशन सिंह की बेटी थी। वह कुछ कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर, फजलुद्दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ हाँ वह भी ठीक ठाक है, उस उनके साथ ही चली गई। यानी अपनी बेटी के बारे में पूछा कि मेरी बेटी कैसी है, यानी रूप कौर कैसी है? बोला ठीक ठाक है। वो कहाँ चली गई? हिंदुस्तान चली गई। ठीक है, आगे देखो। कह रहे बिशन सिंह खामोश रहा। बिशन सिंह बेचारा चुप रहता है। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारी खैरो खैरियत पूछता रहूंगा। अब मैं सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। यानी भाई बिलर सिंह और भाई उधाव सिंह से मेरा सलाम कहना। ये बिशन सिंह कहता है कि हम सुने हैं कि तुम भी कहाँ जा रहे हो, तुम भी हिंदुस्तान चले जाओगे, लेकिन भाई बिलर सिंह और भाई उधा सिंह से जाकर के मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर को भी मेरा सलाम कहना। भाई बिलर से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। वह भूरी भैंसे जो वह छोड़ कर गए थे, उनमें से एक को कटा दिया है, दूसरे को कटी हुई थी और वह 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ और तुम्हारे लिए थोड़ा से मुरंडे लाया हूँ, खाने के लिए कुछ लाए हैं। कह रहा बिशन सिंह ने मेरे तरफ, बिशन सिंह मिरंडो को पोटली लेकर पास खड़ी सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा टोबाटेक सिंह कहाँ है। और फजलुद्दीन से भी क्या पूछा कि टोबाटेक सिंह कहाँ है। फजलुद्दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? ये वही है जहां पहले था। ठीक है, यानी पूछा फजलुद्दीन, उसके दोस्त बोला कि देखो टोबाटेक सिंह जहां पहले था ना, आज भी वही है। तो ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कुछ देश हिंदुस्तान में आ गए, कुछ देश पाकिस्तान में चले गए। कह रहे कि जहां बिशन सिंह ने फिर पूछा पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, फिर पूछता है बेचारा। देख रहे हो कैसे पागलों की कहानी है। ठीक है, यानी पूछता रहा वो कि हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। ठीक है, शुरू में हम जो लाइन बने हैं उस लाइन का सारा ये सारांश यहीं पे है। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। भारत सरकार और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, यानी पूरी तरह से एक देश दूसरे देश जाने के लिए वो लोग क्या कर लिए थे, तैयारियां कर लिए थे। इधर से उधर आने वाले पागलों की फुर्सतें बन गई थी और तबादले के दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने में हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के मुहाफिज कर के साथ रवाना हुई। मुताला अफसर भी हमरा रहे। उसके बाद से कह रहे ना कि हम मिट गया वाहे के बूढ़े, हाँ वाहे के बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर पर तरफीन की सुप्रिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई की कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रही। यानी रात भर क्या होने लगा, पागलों की तैयारियां, इधर से उधर जाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। कह रहे पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि पागल तो पागल होते हैं ना। अब उनको गाड़ी से निकालना, फिर उसको ले जाना, फिर मानो कि अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान के हवाले करना, अगर पाकिस्तान में है तो उसको हिंदुस्तान के हवाले करना, तो कहीं ना कहीं कठिन काम ये था। कह रहे कि बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे, जो निकलते पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वह फाड़ दिया करते थे। पागल होते हैं ना जी, अब उनको कपड़े पहनाए जाते थे तो क्या करते थे, फाड़ देते थे। ठीक है, तो कह रहा है ना कि उनके कपड़े पहना के जाते थे, फाड़ दिया करते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोई रो रहा है, बल्कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। पागल औरतों को शोरो
गलम अलग था, यानी शोरगुल अलग था। पागल औरतें जो थी वही कह रहा है। दूसरी इतनी कड़ाके की थी, ठंडी इतनी कड़ाके की थी कि क्या ही कहा जाए, है ना। दांत बज रहे थे, इतनी ठंड थी, सर्द रातें थी कि दांत कटकटा रहे थे, ठीक है, ठंड से। कह रहा है कि पागलों की अक्सरियत तबादले के हक में नहीं थी, यानी ये जो पागलों को सच में बांटा जाता था ये रियल में उन लोगों के हक में नहीं था, इसलिए उनको समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से इकट्ठा इकट्ठा खड़ा उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है, यानी उन लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर उन्हें उठाकर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद जो कुछ भी सोच सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते थे। दो तीन मर्तबा फसाद भी होते होते बचा, ठीक है। बाज मुसलमानों सिख को के ये नारे सुनकर तश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई, अब ना कहानी देखो यहीं से खत्म हो जाएगा। जब बिशन सिंह की बारी आई कि अब उनको कहाँ ले जाया जाए, बिशन सिंह को बारी आई कि अब उनको कहाँ ले जाया जाए, हिंदुस्तान ले जाया जाएगा कि पाकिस्तान लिया जाएगा, ठीक है। कह रहे ना, जब बिशन सिंह की बारी आई तो वह जगह के उस यार मुकाला अफसरों के नाम पर रजिस्टर दर्ज करने लगा तो उसने पूछा तोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अभी तक उस पागल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर हिंदुस्तान में तोबा टेक सिंह है या पाकिस्तान में तोबा टेक सिंह है, ठीक है जी। कह रहा हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। मतलब अफसर हंसा और पाकिस्तान में, मतलब अफसर जो था वो हंसकर बोला कि चला गया है पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मानदा के साथियों के पास पहुंच गया। अब ये जैसे ही सुना ना कि तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में चला गया है ना, तो वो कूद जाता है और कूद के अपने दोस्तों के पास चला जाता है, ठीक है जी। अपने दोस्तों के पास चला गया, पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगा, मगर उसने चलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह यहाँ से और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग डाल अब दी तोबा टेक सिंह इंडिया पाकिस्तान, यानी ये लाइन चिल्लाने लगा, ऊपर दी गरगर दी एक्शन दी बधनिया दी मलंग अब दी डाल अब दी एक्शन पंजाब एंड हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। कह रहे अब बहुत समझाया गया कि देखो तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया, ठीक है, अगर नहीं गया तो फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह ना माना। यानी अब उसे सहलाया गया कि देखो तोबा टेक सिंह कहाँ चला गया है, हिंदुस्तान में चला गया है। अगर क्योंकि वो मान जाए ना, लेकिन तोबा टेक सिंह क्या होता है, नहीं मानता है। कह रहा अगर नहीं गया तो फौरन उसे भेज दिया जाएगा, मगर वह ना माना। जब उसको जोर जबरदस्ती की तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह उसे अंदर उसको अंदाज पर अपनी सूजी टांगों, यानी उसके टांग तो सूज गए थे ना, सूजी टांगों में खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकता। एकदम खड़ा हो गया बॉर्डर पे, है ना। वह बस पागल ही था जिसने क्या किया, बंटवारे को ठुकरा दिया, क्योंकि वह न हिंदुस्तान में था न वो पाकिस्तान में था, ठीक है। पहला ही लाइन हमने बोला था, न हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में है, वो खड़ा बस कहाँ पे है, एक मैदान में है, ठीक है। समझ में आ गया। आदमी चूंकि बेसब्र था, बेजर था, सॉरी क्या था, बेजर था, यानी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुजीर जबरदस्ती न की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलते ही पहले शाकित वजाहत बिशन सिंह के हलक से एक फलक सिकाग चीख निकली। इधर उधर कई अफसर दौड़ते आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहता था वह ऊंधे मुंह लेटा हुआ है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था और उधर तारों के पीछे जो था पाकिस्तान था, ठीक है। दरमियान में जमीन के एक टुकड़े पर जिसकी कोई नाम नहीं था वह था तोबा टेक सिंह। इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। क्या आपको कहानी कैसी लगी, ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे, फिर आएंगे हम अगले कहानी अगले अफसाना को लेकर के। तो आज के लिए नहीं रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों, जय हिंद।